नमस्कार। आज हम शिक्षा से जुड़े एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर कर रहे हैं। स्कूलों में जो हजारों घंटे बच्चे बिताते हैं, उसमें से कितना समय सिर्फ सुनने में जाता है? और क्या ये वाकई सीखने का सबसे अच्छा तरीका है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है, खासकर जब हम देखते हैं कि सीखने के तरीके कितने बदल रहे हैं। हमारे सामने शिव नारायण के लिखे कुछ ब्लॉग पोस्ट्स हैं, तक्षशिला पेज पर पब्लिश हुए हैं जी। ये स्रोत किंडरगार्टन से लेकर मास्टर्स डिग्री तक की पढ़ाई का हिसाब लगाते हैं और कहते हैं कि छात्र लगभग 15,000 घंटे सिर्फ सुनते हुए बिताते हैं। 15,000 घंटे, ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है ना? और यही उनका मूल प्रश्न है। क्या इतने घंटे सिर्फ निष्क्रिय होकर सुनना, मतलब पैसिवली सुनना, छात्रों को ज्ञान समझने और उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करता है? या ये सिर्फ एक रूटीन है जिसे हम सालों से फॉलो करते आ रहे हैं? बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं सोतों की थोड़ी गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि उनका तर्क क्या है, ये पारंपरिक मॉडल क्यों सवालों के घेरे में है और क्या कोई बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ठीक है। एक आम बात जो हम सबने शायद महसूस की है या देखी है, बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो अक्सर बहुत थके हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल, चेहरा उतरा हुआ होता है कई बार। स्रोत इशारा करते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह शायद यही है, क्लासरूम में घंटों तक बैठे रहना और बस लेक्चर सुनना, बिना किसी एक्टिविटी के बस सुनते जाना। हाँ, तो ये 15,000 घंटे का जो आंकड़ा है, ये आया कहाँ से? स्रोत इसका कुछ अंदाजा लगाते हैं। कैसे? वो देखते हैं कि किंडरगार्टन से मास्टर्स तक, मतलब करीब 21 साल की पढ़ाई हो गई। ठीक है। फिर साल में औसतन 180 स्कूल दिन मान लीजिए। हाँ। और हर दिन शायद 6 घंटे स्कूल में। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड सा लगता है। और फिर पीरियड्स होते हैं, शायद 7 पीरियड 45 मिनट के। तो उनका हिसाब है कि कुल पढ़ाई के समय का लगभग 75%। 75%? हाँ, 75% छात्र सिर्फ सुनते हैं। अब ये एक अनुमान है, जाहिर है अलग अलग स्कूलों में, बोर्ड्स में थोड़ा फर्क होगा। इसमें ट्यूशन वगैरह शामिल नहीं है। समझ गया। पर यह आंकड़ा हमें एक स्केल देता है सोचने के लिए। सही कहा। घंटों की गिनती से ज्यादा जरूरी ये है कि स्रोत इस बड़े आंकड़े का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने घंटे लगाने के बाद भी नतीजे वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये जो निष्क्रिय सुनने की बात है, जिसे पैसिव लिसनिंग कहते हैं, पारंपरिक पीरियड वाली पढ़ाई का ये इतना जरूरी हिस्सा क्यों बन गया, और स्रोत इसकी क्या कमियां बताते हैं? बिल्कुल, देखिए, निष्क्रिय श्रवण यानी पैसिव लिसनिंग का सीधा मतलब है कि छात्र जानकारी को मुख्य रूप से बस ग्रहण कर रहा है। जैसे हम अभी रेडियो सुने या कोई पॉडकास्ट। हाँ, कुछ वैसा ही, लेकिन क्लासरूम के संदर्भ में, मतलब लेक्चर सुनना, छात्र सक्रिय रूप से एक्टिवली उस जानकारी के साथ जुड़ नहीं रहा है। पारंपरिक स्कूलों में जो पीरियड वाली व्यवस्था है, वो काफी हद तक इसी पर टिकी है। टीचर बोलेंगे, छात्र सुनेंगे। अब स्रोत बताते हैं कि इस तरीके की कई बुनियादी सीमाएं हैं, कई लिमिटेशंस। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी है जुड़ाव में कमी, लैक ऑफ एंगेजमेंट। मतलब ध्यान भटक जाना। बिल्कुल। जब छात्र सिर्फ सुन रहे होते हैं तो उनका दिमाग पूरी तरह से व्यस्त नहीं होता, एक्टिव नहीं होता। जानकारी बस कानों तक पहुंचती है, पर वो गहराई तक नहीं उतरती। हाँ, ये तो मैंने खुद महसूस किया है। स्कूल में क्लास चल रही है और दिमाग कहीं और ही सैर कर रहा है। होता है, सबके साथ होता है। दूसरी बड़ी समस्या है याद रखने में कठिनाई, पुअर रिटेंशन। सिर्फ सुनी हुई बातें बिना किसी और एफर्ट के लंबे समय तक याद रखना बहुत मुश्किल है। यहीं पर स्रोत एक दिलचस्प बात करते हैं, मोटर साइंस या लर्नोडायनामिक्स के नियम। ये क्या चीज है? मोटर साइंस? हाँ, उनका मूल तर्क ये है कि सीखना सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि एक फिजिकल, एक क्रियात्मक प्रक्रिया भी है। ज्ञान को दिमाग में पक्का करने के लिए उसे किसी न किसी तरह इस्तेमाल करना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है। मतलब हाथ पैर चलाना, लिखना, करना। हाँ, अपने मोटर स्किल्स, अपनी कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करना। स्रोत कहते हैं कि जब टीचर पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, हाथ हिलाते हैं, इशारे करते हैं, तो वो अपने मोटर सर्किट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा। इससे ज्ञान उनके दिमाग में और मजबूत होता है। लेकिन छात्र अगर वो सिर्फ सुन रहा है तो उसका मोटर सर्किट एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो ज्ञान का ट्रांसफर वो ठीक से नहीं हो पा रहा। सही। ज्ञान को छात्र के दिमाग में प्रभावी ढंग से ट्रांसफर करने के लिए छात्र को खुद अपने मोटर सर्किट को सक्रिय करना होगा। सिर्फ सुनने से ये ट्रांसफर पूरा नहीं होता या बहुत कमजोर होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है सोचने के लिए। और इसी से जुड़ी तीसरी सीमा है ज्ञान का सीमित उपयोग, लिमिटेड एप्लीकेशन।
छात्र क्लास में थ्योरी तो सुन लेते हैं, पर जब उसे असल जिंदगी की किसी सिचुएशन में इस्तेमाल करने की बारी आती है तो अटक जाते हैं। हाँ, ये भी देखा है। इम्तिहान के लिए रट लिया, पर असल में मतलब क्या है या कहाँ काम आएगा वो पता नहीं। क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सुना है, उसे अलग अलग तरीकों से लागू करने का सक्रिय अभ्यास, एक्टिव प्रैक्टिस नहीं की। चौथा, ये वन साइज फिट्स ऑल वाला नजरिया है। मतलब सबके लिए एक ही तरीका। हाँ, हर बच्चा अलग होता है। कोई सुनकर बेहतर समझता है, कोई करके, कोई देखकर, कोई पढ़कर। पारंपरिक लेक्चर मेथड अक्सर इन अलग अलग सीखने की शैलियों का ध्यान नहीं रख पाता। सही बात है। और आखिर में जो बात आपने शुरू में उठाई थी, थकान, एग्जॉशन, घंटों तक बिना हिले डुले निष्क्रिय बैठे रहना और सिर्फ सुनना, ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थका देता है। तो फिर घर आकर होमवर्क करने या कुछ और पढ़ने का मन ही नहीं करता होगा। बिल्कुल। थके हुए बच्चे में वो उत्साह, वो ऊर्जा नहीं बचती कि वो घर आकर फिर से सीखने बैठे। ये सारी बातें तो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या स्रोत कोई उदाहरण या प्रयोग बताते हैं ये साबित करने के लिए कि ज्ञान का ट्रांसफर ठीक से नहीं हो रहा? हाँ, बिल्कुल। वो एक क्लासरूम प्रयोग का जिक्र करते हैं। कल्पना कीजिए, एक 45 मिनट का लेक्चर हुआ किसी टॉपिक पर। ठीक है। उसके ठीक बाद मान लीजिए छात्रों को 90 मिनट का एक टेस्ट दिया गया और उसमें क्या पूछा गया? उसी लेक्चर में बताई गई परिभाषाएं, कॉन्सेप्ट्स की व्याख्या। ओके, सीधा लेक्चर पर आधारित। हाँ, स्रोत कहते हैं कि नतीजे अक्सर चौंकाने वाले होते हैं। छात्र उन सुनी हुई बातों को शब्दशाह दोहराने में भी संघर्ष करते हैं। अच्छा। लेक्चर के तुरंत बाद भी। हाँ। और अगर उनसे कहा जाए कि इस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में समझाओ या इसे किसी नई मिलती जुलती समस्या पर लागू करके दिखाओ, तो और भी ज्यादा मुश्किल होती है। तो ये क्या दिखाता है? स्रोत के मुताबिक ये यही दिखाता है कि जानकारी शायद कानों तक पहुंची, पर वो दिमाग में गहराई तक उतरी नहीं, उसका प्रभावी ट्रांसफर नहीं हुआ। मतलब सिर्फ सुना, समझा या आत्मसात नहीं किया। बिल्कुल। और स्रोत जोर देके कहते हैं कि ये बच्चों की या टीचर की कमी नहीं है, ये उस सिस्टम की, उस तरीके की कमी है जो सुनने को ही सीखना मान बैठा है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो अगर ये तरीका, ये घंटों का सुनना उतना प्रभावी नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? स्रोत क्या कहते हैं? क्या विकल्प है? बिल्कुल, स्रोत यहाँ बहुत स्पष्ट हैं। वो निष्क्रिय सुनने के बजाय सक्रिय शिक्षण यानी एक्टिव लर्निंग पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। एक्टिव लर्निंग मतलब शारीरिक एक्टिविटी, खेलकूद? नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ शारीरिक हो। यहाँ सक्रिय का मतलब है मानसिक रूप से सक्रिय होना, दिमाग का एक्टिवली इन्वॉल्व होना। अच्छा। सक्रिय शिक्षण का मतलब है ऐसी रणनीतियां, ऐसी टेक्निक्स जहां छात्र सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि वो सामग्री के साथ, उस कॉन्सेप्ट के साथ सीधे तौर पर जुड़ रहा है, वो कुछ कर रहा है। जैसे कि स्रोत क्या उदाहरण देते हैं? वो कई चीजों का जिक्र करते हैं, जैसे जो सोर्स बुक है उसे ध्यान से पढ़ना और समझना। फिर एक चीज है ब्रेन पेज बनाना। ब्रेन पेज? ये क्या होता है? जैसे नोट्स लेना। हाँ, ये नोट्स लेने का ही एक ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा एक्टिव तरीका लगता है। शायद माइंड मैप जैसा कुछ, जहां जानकारी को विजुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्रोत इसे ज्ञान को सीधे किताब से दिमाग में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा मानते हैं। जब छात्र खुद जानकारी को प्रोसेस करके, समझ के अपने हाथ से ऐसा कोई मैप या स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो ज्यादा गहराई से जुड़ता है। बिल्कुल, वो सक्रिय रूप से सोच रहा है, जानकारी को ऑर्गेनाइज कर रहा है और अपने मोटर स्किल्स जैसे लिखना, ड्रॉ करना, इनका इस्तेमाल कर रहा है। इससे ज्ञान बेहतर तरीके से पक्का होता है, आत्मसात होता है। और उन्होंने बुक टू ब्रेन लर्नोग्राफी का भी जिक्र किया था। ये भी कुछ ऐसा ही है। बुक टू ब्रेन लर्नोग्राफी असल में स्रोत द्वारा प्रस्तावित एक मुख्य कॉन्सेप्ट है, एक पूरी पद्धति है। अच्छा। इसका आइडिया ये है कि ज्ञान का ट्रांसफर टीचर के जरिए, मतलब टीचर के बोलने से छात्र के सुनने तक होने के बजाय ज्यादा प्रभावी ढंग से सीधे स्रोत, किताब से छात्र के मस्तिष्क में हो। सीधे किताब से दिमाग तक। ये कैसे होगा? इसके लिए वो खास तरह की किताबों की बात करते हैं, ट्रांसफर बुक्स। ये सिर्फ जानकारी देने वाली किताबें नहीं है। तो क्या है इनमें? इनमें शायद अभ्यास होते हैं, सवाल होते हैं, ऐसी गतिविधियां होती हैं जो छात्र को पढ़ने के साथ साथ एक्टिवली सोचने, लिखने और कॉन्सेप्ट को समझने पर मजबूर करती हैं। छात्र पढ़ते हुए, समझते हुए, साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए ज्ञान को सीधे अपने दिमाग में प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करता है। मतलब टीचर का रोल बदल जाता है यहाँ। हाँ, टीचर शायद एक फैसिलिटेटर बन जाता है, गाइड बन जाता है,
बजाय इसके कि वो सिर्फ जानकारी देने वाला सोर्स हो। समझ गए। तो इस एक्टिव लर्निंग के फायदे क्या गिनाते हैं स्रोत? फायदे काफी स्पष्ट हैं। पहला, बेहतर जुड़ाव, एनहांस्ड एंगेजमेंट। जब छात्र खुद कुछ कर रहे होते हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे होते, तो उनका ध्यान भटकने की संभावना कम होती है। वो सीखने की प्रक्रिया में एक एक्टिव भागीदार महसूस करते हैं। हाँ, ये तो है। दूसरा, बेहतर समझ और याददाश्त, इंप्रूव्ड रिटेंशन। जब आप जानकारी को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे एक्टिवली प्रोसेस करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे लिखते हैं, उस पर सवाल हल करते हैं, तो समझ गहरी बनती है और वो ज्यादा समय तक याद रहती है। बिल्कुल। ये उसी मोटर साइंस वाले तर्क से जुड़ता है। आप करके सीख रहे हैं, आपकी ज्यादा इंद्रियां शामिल हैं, आपका दिमाग ज्यादा गहराई से काम कर रहा है। तीसरा, व्यवहारिक उपयोग की क्षमता, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सक्रिय सीखने की गतिविधियों में अक्सर ज्ञान को किसी न किसी रूप में लागू करना शामिल होता है। इससे छात्र ये सीखते हैं कि इस ज्ञान का असल जिंदगी में क्या मतलब है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि निष्क्रिय सुनने में शायद कम होता है। हाँ। और चौथा, ये व्यक्तिगत सीखने की गुंजाइश देता है, कस्टमाइज्ड लर्निंग। छात्र अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्टिव लर्निंग की रणनीतियां अक्सर ज्यादा लचीली होती हैं, अलग अलग सीखने की शैलियों के लिए बेहतर होती हैं। तो ये सिर्फ क्लासरूम की कुछ एक्टिविटीज बदलने की बात नहीं है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ये पूरे सिस्टम में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप सही समझी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत का तर्क यही है, सिर्फ कुछ एक्टिविटीज डालने से बात नहीं बनेगी। निष्क्रिय सुनने से सक्रिय सीखने की ओर जाने के लिए एक पूरे प्रणालीगत बदलाव, एक सिस्टम लर्नोग्राफी की जरूरत है। सिस्टम लर्नोग्राफी, ये उनका दिया हुआ शब्द है। हाँ, और इसके लिए वो कुछ जरूरी कदम सुझाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस कल से लेक्चर बंद कर दो। क्या कदम है वो? पहला तो, जैसा हमने बात की, ट्रांसफर बुक्स। ऐसी शिक्षण सामग्री, ऐसी टेक्स्ट बुक्स बनानी होंगी जो एक्टिव जुड़ाव को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हों, जिनमें सिर्फ फैक्ट्स ना हो बल्कि सोचने और करने के लिए सामग्री हो। ठीक है। और दूसरा, छात्रों की ट्रेनिंग। बच्चों को ये नए तरीके सिखाने पड़ेंगे। ब्रेन पेज कैसे बनाना है, जानकारी को प्रोसेस कैसे करना है, समस्याओं का विश्लेषण कैसे करना है। उन्हें पैसिव सुनने वाले से एक्टिव लर्नर बनने के लिए तैयार करना होगा। मतलब उन्हें भी सीखना होगा कि कैसे सीखना है। बिल्कुल। तीसरा, मूल्यांकन में सुधार, असेसमेंट रिफॉर्म्स। अगर हम पढ़ा एक्टिव तरीके से रहे हैं तो परीक्षा सिर्फ रट्टा मारने की क्षमता क्यों जांचे? सही बात है। मूल्यांकन भी समझ, विश्लेषण और ज्ञान को लागू करने की क्षमता पर आधारित होना चाहिए। श्रोत्र ब्रेन पेज की जांच, परिभाषाओं की समझ पर आधारित सवाल या छात्रों द्वारा सवाल पूछने की क्षमता का मूल्यांकन जैसे तरीके सुझाते हैं। इंटरेस्टिंग। चौथा, सीखने का माहौल, सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ऐसा माहौल बनाना होगा जहां छात्र सवाल पूछने से, गलती करने से या कुछ नया ट्राई करने से डरे नहीं, जहां जिज्ञासा, क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिले। और पांचवा, माता-पिता की भूमिका पर भी वो बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि माता-पिता को सीधे लर्नोग्राफी प्रक्रिया में दखल देने की जरूरत नहीं है। तो फिर उनकी क्या भूमिका है? वो बच्चों से बातचीत करके या उनसे परिभाषाएं या कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछकर ये समझ सकते हैं कि बच्चा वाकई सीख रहा है या नहीं। मतलब सीखने की गुणवत्ता पर नजर रख सकते हैं। समझ गए। और आज के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है इस सब में? टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकती है। सोचिए, डिजिटल टूल्स कितने पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ बना सकते हैं। हर बच्चा अपनी गति से, अपनी जरूरत के हिसाब से सीख सकता है। हाँ, अडैप्टिव लर्निंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी ऐसे टास्क बेस्ड अभ्यास दे सकती है जो छात्र के लेवल के अनुसार बदलते जाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चे मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं। और ब्रेन पेज बनाने जैसे काम? हाँ, टेक्नोलॉजी ब्रेन पेज बनाने जैसे मोटर स्किल वाले कामों को भी ज्यादा इंटरैक्टिव, ज्यादा आकर्षक और शायद ज्यादा कुशल बना सकती है। डिजिटल टूल्स पारंपरिक तरीकों की सीमाओं से बहुत आगे जा सकते हैं। इन स्रोतों में बार बार दो शब्दों का जिक्र आता है, तक्षशिला मॉडल और सिस्टम लर्नोग्राफी। क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं कि ये असल में क्या दर्शाते हैं? जरूर। ये शब्द असल में स्रोत द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षण मॉडल के नाम हैं या उसके हिस्से हैं। तक्षशिला मॉडल शायद प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से प्रेरणा लेने का संकेत देता है, जहां रटने के बजाय समझ और कौशल पर जोर था। हाँ, संभवतः वही, जहां गुरु शिष्य का संबंध ज्यादा इंटरैक्टिव था। और सिस्टम लर्नोग्राफी इस मॉडल को आज के संदर्भ में लागू करने का एक व्यवस्थित तरीका है, एक फ्रेमवर्क है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है, निष्क्रिय सुनने के बजाय सक्रिय छात्र केंद्रित शिक्षण,
जिसमें छात्र खुद ज्ञान के स्रोत जैसे ट्रांसफर बुक्स से सीधे जुड़ता है, ब्रेन पेज जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करता है, अपने मोटर स्किल्स को यूज करता है और ज्ञान को सिर्फ याद नहीं करता बल्कि उसे लागू करना सीखता है। लक्ष्य है छात्रों पर से रटने का बोझ कम करना और सीखने को ज्यादा प्रभावी, ज्यादा सार्थक और शायद ज्यादा आनंददायक बनाना। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें साफ दिख रही हैं। पहली, हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में निष्क्रिय सुनने पर बहुत ज्यादा समय खर्च होता है, वो जो 15,000 घंटे का अनुमान था। हाँ, एक बड़ी मात्रा है समय की। दूसरी बात, ये स्रोत हमें बहुत जोर देकर बता रहे हैं कि सिर्फ सुनने पर आधारित ये तरीका ज्ञान को गहराई से समझने, उसे याद रखने और फिर असल जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए शायद उतना कारगर नहीं है जितना हम मानते आए हैं। जी। और तीसरी बात, ये शायद छात्रों की थकान और कई बार उनकी ऊब का भी एक बड़ा कारण हो सकता है। संभव है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा मतलब यही लगता है कि हमें स्कूलों में बिताए गए घंटों की गिनती से आगे सोचना होगा। हाँ, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। हमें ये देखना होगा कि उन घंटों की गुणवत्ता क्या है। क्या वो समय वाकई प्रभावी सीखने में बदल रहा है या बस समय बीत रहा है? बिल्कुल। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर घंटों का निष्क्रिय सुनना, वो 15,000 घंटे, सीखने की गारंटी नहीं है, तो फिर हमें शिक्षा के लक्ष्य और तरीकों को कैसे देखना चाहिए? स्रोत बहुत साफ कहते हैं कि हमें तुरंत या जितनी जल्दी हो सके निष्क्रिय सुनने से सक्रिय मोटर लर्निंग की तरफ बढ़ने की जरूरत है। एक्टिव मोटर लर्निंग मतलब जहां छात्र ज्ञान के साथ कुछ करते हैं। हाँ, न कि केवल उसे निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। ये बदलाव जरूरी क्यों है? आप सोचिए, आज की दुनिया को, 21वीं सदी को कैसे लोगों की जरूरत है? ऐसे लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, नई चीजें सोच सकें। बिल्कुल, ऐसे लोग जो सिर्फ जानकारी रट कर दोहरा न सकें बल्कि समस्याओं को समझ सकें, उनका विश्लेषण कर सकें, क्रिएटिव समाधान निकाल सकें और लगातार सीखते रहने के लिए तैयार हों। लक्ष्य ऐसे लर्नर्स तैयार करना है जो ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ नया बना सकें, कुछ योगदान दे सकें, न कि सिर्फ इम्तिहान पास करने वाली मशीनें। ये बात तो बहुत गहरी है। और अंत में ये स्रोत हमें एक सीधी चुनौती देते हैं। वो हमें अपने आसपास देखने को कहते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि जब बच्चे स्कूल से थके हारे घर लौटें तो उनके चेहरों को देखिए और खुद से पूछिए, क्या शिक्षा का यही एकमात्र तरीका है? क्या यही सबसे अच्छा तरीका है? ये सवाल तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, टीचर्स को भी, सबको। और ये हमें एक आखिरी, शायद सबसे जरूरी विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर 15,000 घंटे का सुनना प्रभावी सीखने का पैमाना नहीं है, तो हम असल में छात्र की प्रगति, उसकी समझ का मूल्यांकन कैसे करें? हमारी परीक्षा प्रणाली क्या मापती है फिर? यही सवाल है। क्या हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली सिर्फ ये जांचती है कि किसने कितने घंटे क्लास में बिताए या किसने कितनी जानकारी रट ली है, या वो ये जांचती है कि छात्र ने वास्तव में कितना ज्ञान आत्मसात किया है, कितना कौशल विकसित किया है और सबसे जरूरी, उस ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करने की क्षमता उसमें कितनी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें एक समाज के तौर पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर आगे भी बात होनी चाहिए।